अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं सारंग शेख। और इस वीडियो का बनाने का जो पर्पस है वो है कि नॉर्वे से अगर किसी ने पीएचडी करनी है तो उसको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और क्या होता है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सारंग भाई का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने टाइम दिया, और उन्हें बोलूँगा कि अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने सिटी के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में। थैंक यू सुबान, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो के लिए मुझे इनवाइट किया। सो हेलो व्यूवर्स, और मेरा नाम सारंग शेख है और मैं सिंध के एक सिटी कंबर शहजादकोट से बिलोंग करता हूं, और करंटली जो है मैं पीएचडी कर रहा हूं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एनटीएनयू योविक के अंदर। और मेरे जो मेन रिसर्च एरियाज हैं वो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। और मेरी जो पीएचडी है वो एक यूरोपियन यूनियन फंडेड प्रोजेक्ट के अंडर है। और इसके साथ साथ अगर मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बात करूं तो मैंने मास्टर्स जो है वो मैंने सखर आईबीए यूनिवर्सिटी से किया है, इन विच मेरा गोल्ड मेडल भी था। एंड देन उससे पीछे जो मेरा बैचलर्स था वो कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाह कैंट से था। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरी एजुकेशन और रिसर्च के बारे में। थैंक यू सो मच सारंग। अच्छा, ये बताएं कि नॉर्वे से पीएचडी करने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? क्योंकि आई रिमेम्बर जब स्टार्ट किया था मैंने पीएचडी हंट करना आफ्टर फिनिशिंग माय मास्टर्स, तो उसमें जो है जब एक ऑप्शन एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो था वो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा था। तो मैंने उसमें जब एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे आयरलैंड के अंदर भी मिली थी, जो एक फुली फंडेड पीएचडी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन फिर उसके साथ साथ जब मैंने और जगह पे अप्लाई करना स्टार्ट किया तो ये भी एक पोजीशन नज़र आई मुझे एनटीएनयू नॉर्वे के अंदर। और क्योंकि इसके जो रिसर्च एरियाज थे वो काफ़ी मैच करते थे मेरे काम के साथ साथ। और उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोर के नॉर्वे में पीएचडी की किस तरह है, तो मैं काफ़ी कुछ फैक्टर्स थे जिनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। लेट्स से कि ये पीएचडी के अंदर आपको वर्क वीज़ा देते हैं जो लॉन्ग टर्म में, फिर आप आफ्टर फिनिशिंग पीएचडी, अगर ये व्यूवर्स अगर सुन रहे हैं तो आप यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस टू स्टे इन नॉर्वे। और उसके अलावा जो है वो आपको एक एम्प्लॉय का स्टेटस होता है, तो आप फ्लेक्सिबल होते हैं अपने काम करने के हवाले से। एंड देन खूबसूरत तो नॉर्वे है ही है। एंड उसके अलावा यहाँ पे रिसर्च कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स और फंडिंग्स हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर और बाकी फील्ड्स के अंदर भी। तो वंस यू आर हेयर तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं अपने करियर को ग्रो करने के लिए जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं। सही, ग्रेट। तो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है हर एप्लीकेंट का, और जो भी बंदा अप्लाई करना चाहता है वो पूछता है कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं नॉर्वे से, तो इसके बारे में थोड़ा बता दें। हाँ, तो इसमें ये है कि इनका एक ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है जिसको आप जॉब नॉर्श कहते हैं, और तो आप व्यूअर्स के साथ वो लिंक आफ्टर द वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो कोई भी जो इंटरेस्टेड है पूरे नॉर्वे के अंदर पीएचडी पोजीशन सर्च करने के लिए या किस तरह की पोजीशंस आ रही हैं, तो आप वहाँ पे जाके सिंपली अपना रिसर्च एरिया बता सकते हैं, लैंग्वेज बता सकते हैं, एंड देन जितनी भी अवेलेबल पोजीशंस होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। तो वो इनका बड़ा एक स्टैंडर्ड सेटअप बना हुआ है जहाँ पे आपको सारी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है कि इस पीएचडी की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, किस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करेंगे, आपका अपना स्किल सेट किस तरह का होना चाहिए, आपको आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए, रिसर्च प्रपोजल में किस तरह की रिक्वायरमेंट है, मोटिवेशन लेटर, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक एप्लीकेशन की, तो वो हर चीज़ मेंशन होती है विद डेडलाइन। और आप एज पर रिक्वायरमेंट वो अपना सारा प्रोफाइल रेडी करते हैं और वो फिर वहीं उसी पोर्टल पे ऑनलाइन सबमिट होता है और वहीं पे ही आपके इंटरव्यूज होते हैं। तो सारी कोऑर्डिनेशन इनका एक ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है जॉब नॉर्श, उसके थ्रू होती है। अच्छा, सही। और जब रिसर्च प्रपोजल की बात आती है पीएचडी के लिए, रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्या वो भी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे कि आपने कोई प्रपोजल देना होता है? जी बिल्कुल, रिसर्च प्रपोजल की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ साथ क्योंकि ये हम बात रिसर्च की कर रहे हैं तो हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि लोग मास्टर्स जल्दी ख़त्म करने की वजह से कोर्स वर्क के साथ मास्टर्स कर लेते हैं। लेकिन ये व्यूवर्स थोड़ा सा इस बात को ध्यान से सुन लें कि अगर इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर पीएचडी इन नॉर्वे, तो आपका मास्टर्स विद थीसिस होना चाहिए। थीसिस एक मैंडेटरी कंपोनेंट है आपके मास्टर्स का, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू डू पीएचडी इन नॉर्वे।
तो अगर हम आए इस पे रिसर्च प्रपोजल पे, तो वो ये होता है कि अगर मास्टर्स थीसिस आपने किया हुआ है तो जरूर आपने अपना मास्टर्स का प्रपोजल भी लिखा होगा फॉर श्योर, ठीक है, जो भी मास्टर्स थीसिस करेंगे। तो वो जो एक बेसिक प्रपोजल के अंदर सेक्शन होते हैं कि आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, देन आपका एक छोटा सा लिटरेचर रिव्यू होता है, देन बेस्ड ऑन जो आप लिटरेचर रिव्यू में से चीजें आइडेंटिफाई करते हैं, यू प्रपोज सम मेथोडोलॉजी और फिर आप उसके कुछ टेंटेटिव रिजल्ट्स बताते हैं। तो इन एप्लीकेशंस या पोजीशंस के अंदर जो रिसर्च प्रपोजल डिमांड किया जाता है वो बिल्कुल कोई हाई फाइव नहीं होता, और वो कंफर्म भी नहीं होता कि आपका यही प्रपोजल यूज होगा आपकी पीएचडी के अंदर। वो सिर्फ एक एज अ प्रूफ डॉक्यूमेंट यूज होता है कि यू नो द रिसर्च, यू नो हाउ टू राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपको पता है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। तो आप क्या करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट की या पोजीशन की सारी डिटेल आपके पास दी हुई होती है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो आप उसको जहन में रखते हुए थोड़ा बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट सर्च करते हैं, और देन उस स्टेट ऑफ द आर्ट को जहन में रखते हुए आप जो है एक प्रपोजल रेडी करते हैं, जिसमें वही सेम सेक्शंस होते हैं जो आपके एक मास्टर्स थीसिस के रिसर्च प्रपोजल के अंदर होते हैं। और वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि ताकि इवेल्युएटर को पता चल सके कि आपको रिसर्च का आइडिया अच्छे तरीके से है। सही ग्रेड। अच्छा, जो इनके स्टेप्स होते हैं कि जो बंदा अप्लाई कर लेता है, तो ये क्या सारे कैंडिडेट्स को इवेल्युएट करते हैं या कुछ लोगों को सिलेक्ट करके बाकियों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आपको हमने आगे नेक्स्ट स्टेप पे नहीं लेके गए? उसमें इस तरह होता है कि इनका एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम चल रहा होता है, और उसमें ये होता है क्योंकि जब आप जॉब नॉच पे एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम जब उनके पास लिस्ट जनरेट हो जाती है, तो वो आपको जॉब नॉच पे इन्फॉर्म करते हैं कि इस एप्लीकेशन के लिए हाँ टोटल जो है इतने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है। देन आफ्टर 1.5 मंथ जब वो एप्लीकेशन रिव्यू हो जाती हैं और जो नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं, जो विच इज द इंटरव्यू राउंड, जो आपका फर्स्ट इंटरव्यू होता है, तो आपको एक मैसेज आ जाता है कि ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं और ये एप्लीकेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, और जो नहीं होते अगर फॉर एग्जांपल, तो उनको साथ रीजन भी मेंशन होती है ईमेल के अंदर कि आप इस रीजन की वजह से नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सके। तो इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट सेटअप हेयर। एक अच्छा ट्रांसपेरेंट है कि आपको अपनी लेकिंग्स भी पता चल जाती है ताकि आप फिर उनको इम्प्रूव कर सके नेक्स्ट एप्लीकेशन के अंदर। देन फ्रॉम फर्स्ट इंटरव्यू इफ यू गो टू द सेकंड इंटरव्यू, तो सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। जो सेकंड में गए हैं उनकी लिस्ट आती है सारे एप्लीकेंट्स को, फर्स्ट वालों को, और जो फर्स्ट के बाद सेकंड में नहीं जा सके उनको रीजन आ जाती है कि आप इस वजह से सेकंड राउंड में नहीं जा सके। एंड देन इट्स द फाइनल चेक। तो यूजुअली फर्स्ट इंटरव्यू जो होता है वो आपके सुपरवाइजर के साथ ही होता है जिसके साथ आपने काम करना है। सेकंड इंटरव्यू में अक्सर यहाँ के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं इन्वॉल्व, जो डिफरेंट चीजें देखते हैं कि आप मोटिवेटेड कितने हैं एंड आपका ओवरऑल एटीट्यूड किस तरह का है, पॉजिटिव है, और आप कितना डायनामिक हैं दूसरे वर्क कल्चर को अडॉप्ट करने में। और फिर वंस दे आल्सो गिव द फीडबैक, तो फिर आपको एक टेंटेटिव कंफर्मेशन आती है कि नाउ वी नीड द फाइनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर साइड। और देन वो फाइनल डॉक्यूमेंट्स वंस अप्रूव हो जाते हैं डिपार्टमेंट से, क्योंकि इसमें हर स्टेप पर रैंकिंग्स बनती हैं। इंटरव्यू 1 के बाद एक रैंकिंग आपके सुपरवाइजर के थ्रू बनाई जाती है, इंटरव्यू 2 के बाद एक रैंकिंग आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लोग बनाते हैं, देन वो जो सारे डिसीजंस हैं वो जाते हैं आपके डीन के पास, एंड देन डीन इज द फाइनल पर्सन हु डिसाइड कि किसको पोजीशन ऑफर करनी है। और जिसका फिर डिसीजन बनता है तो उससे फाइनल डॉक्यूमेंट मंगवाए जाते हैं, और इफ एवरीथिंग गोज वेल तो फिर आपको पीएचडी कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया जाता है ईमेल के ऊपर। सही, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा, आपका अभी बहुत सारा टाइम गुजर चुका है, लाइक आप अभी मिडवे में है अपनी पीएचडी के, तो अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है आपके सुपरवाइजर के थ्रू, या जो वर्क कल्चर है वो कैसा है, सपोर्टिव है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल। मेरा अभी तक जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं सपोर्ट बात करूँ तो हाईली सपोर्टिव है मेरे सुपरवाइजर्स या ओवरऑल जो डिपार्टमेंट है। आपको किसी ट्रेनिंग के लिए जाना है आपको वो सपोर्ट करेंगे, आपको कोई किसी और कंट्री में कोर्सेज करने के लिए जाना है वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको किसी एक्सचेंज पे जाना है डिपार्टमेंट और सुपरवाइजर क्वाइट सपोर्टिव है यहाँ पे। द ओनली थिंग जो यहाँ पे एक डिमांड की जाती है वो होती है कि आप अपने वर्क में ऑनेस्ट रहें सिर्फ। तो यहाँ पे जो वर्क कल्चर है वो जो है वो बॉसी स्टाइल का नहीं है। आप इजी हैं अपने वर्क में। जो आपका सुपरवाइजर होगा, इफ ही और शी विल गिव यू सम वर्क, तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे कि आप जो है वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, और व्हेन दे विल आस्क एन अपडेट फ्रॉम यू, तो आपके पास अपडेट होगी उनको देने के लिए। तो वो ट्रस्ट चलता रहता है जब तक आप खुद उस ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करते। और वंस अगर वो समझते हैं कि ये ट्रस्टवर्दी है तो दे विल गिव यू मोर अपॉर्चुनिटीज,
वर्क कल्चर क्वाइट फ्लेक्सिबल है, आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आप सुबह 9 बजे आके सीट पे बैठे काम करने के लिए। आपको लगता है आप दिन में काम कर सकते हैं, आप दिन में करें। आपके ऑफिस की आपको 24 आवर एक्सेस होगी, आपको लगता है आप शाम रात में काम करना चाहते हैं, आप शाम या रात में काम कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि काम पूरा होना चाहिए ऑन टाइम, बस ये एक फ्लेक्सिबल इनका वर्क कल्चर है यहाँ पे। सही। मैं फाइनल क्वेश्चन करूंगा आपसे, क्या आप जो पाकिस्तान, इंडिया या जो हमारे एशियन कंट्री से स्टूडेंट पीएचडी अप्लाई करना चाहते हैं, उनको आप नॉर्वे रिकमेंड करेंगे? जी बिल्कुल, मैं रिकमेंड करूंगा नॉर्वे, क्योंकि कुछ बेनिफिट तो मैंने शुरू में ही बता दिए, तो कुछ अभी हमने ड्यूरिंग वर्क कल्चर और सपोर्ट में हमने डिस्कस की, तो ये काफ़ी इवॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फंडिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं यूरोपियन यूनियन की, नॉर्वेजियन रिसर्च काउंसिल की, और उसके अलावा और भी काफ़ी बहुत ज़्यादा बॉडीज़ हैं जिनकी हैं। तो देन उसमें ये है कि आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप यहाँ अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे डेली पोजीशंस आती हैं, और स्पेशली कंप्यूटर साइंस तो ऐसी फील्ड है जो ग्लोबल है। तो इफ़ यू आर गुड इन योर फील्ड, तो आप मतलब नॉर्वे इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो आप अवेल करें अप्लाई करते वक्त। चलें, थैंक यू सो मच सारंग। आखिर में मैं सबको यही कहूँगा कि जो लिंक्स मेंशन किए, जैसे कि जॉब नॉर्ज है या जो भी, वो भी मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। द अदर ऑप्शन इज कि आप लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कोई पीएचडी अपॉर्चुनिटी वहाँ नजर आ जाती है, लेकिन वो भी फिर आपको रीडायरेक्ट उसी पोर्टल पे करेगा। बाकी आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आएंगे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। एंड गुड लक जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं नॉर्वे में। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल व्यूवर, एंड थैंक यू सुबान। थैंक यू सारा।